करती हूँ। आइए आपको दिखाते हैं हर्ष शिकारा के साथ खास बातचीत। नमस्कार, एनबीसी न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो हर समाज के लिए और हर टाइम तैयार रहते हैं। जब भी सामाजिक कार्यकर्ता कभी आगे आते हैं तो इनका नाम बड़े आदरणीय से लिया जाता है। ये है हर्ष शिकारा जी। हर्ष शिकारा जी, आपको तो हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शिकारा साहब, आप सबसे पहले तो ये बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हरियाणा का सोनीपत का रहने वाला हूँ जी। और बहादुरगढ़ के पास मेरा गांव है। मेरे गांव का नाम गढ़राम है, लेकिन पिछले 11 साल से, तब से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। मैं सोनीपत के सेक्टर 23 में ही रहता हूँ। समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा करने के लिए तो खासकर हरियाणा काफी है, जबकि आपने जमावड़ा डाल रखा पूरे राजस्थान में। इसका क्या उद्देश्य है? हरियाणा से कोई रहस्यमयी कहानी है? हरियाणा से ज्यादा मेरा राजस्थान में भाईचारा है। पूरा हरियाणा वाले भाईचारा नहीं रखते? नहीं, बिल्कुल रखते हैं सर। वहां से प्यार प्रेम मिलता है, घर से मिलता है, तभी तो राजस्थान आके और ज्यादा मिलता है। मतलब आप घर में प्यार नहीं बांटते, इसकी बजाय बाहर ज्यादा दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, अगर मैं एक साफ तौर पे आपको बताऊं, राजस्थान मेरा बड़ा भाई है जी, और हरियाणा जो वो मेरा घर है। हरियाणा में मेरा भाईचारा, मेरा प्यार प्रेम, मेरे काम देखकर तभी तो मेरे राजस्थान वाले भाई मेरे से दिल से जुड़े हुए हैं। ऐसा आपने कौन सा काम किया जिससे राजस्थान वाले आपसे जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं ऐसी कोई भी उपलब्धि आपको गिनवा नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हर रोज कुछ न कुछ काम करता रहूं। अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तब से वो बीजेपी पार्टी में चले गए, बीजेपी पार्टी में आते हैं। लेकिन उससे पहले उनकी एक किसान के बेटे के नाम से उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी। जिस समय उसने अपनी पार्टी बनाई, उस समय हमने हनुमान जी का बढ़ चढ़कर सहयोग किया था और उनका साथ दिया था। तो वो तो पार्टी में से थे ना? उस समय तो उनकी एक खुद उससे कोई पार्टी नहीं थी। आपका कहना है कि उस टाइम कोई पार्टी जी नहीं। तो आपका कहना है वो बीजेपी में आ गए और झूठे वादों के हिसाब से आपने उनको ऊपर चढ़ा दिया। आपका कहना ये है? देखिए सर, जिस समय एक इंसान होता है, हम उसके साथ जुड़ते हैं, वो हमारे को जो रास्ता दिखाता है हम उस रास्ते पे चलते हैं। लेकिन बाद में पता लगता है ना कि वो इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। हमारी नजर में तो आज भी अच्छा कर रहा है। आपका कहना है कि हनुमान बेनीवाल आपके अपने आप पे खरा नहीं उतरा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर उन्होंने पार्टी कैसे छोड़ दी? आप तो जिस व्यू पे चल रहे थे और उस पे पार्टी और सब लोग आप साथ दे रहे थे, आपको बिना बताए हनुमान बेनीवाल बीजेपी में आ गए, तो आपके लिए कैसा क्या हुआ होगा? उससे बड़ा हादसा हुआ होगा आपके साथ? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई भी अगर राजनेता आदमी होगा, वो पूरे संसार की, पूरे जग की बात में सोचेगा। सबसे पहले वो अपना राजनीतिक कैरियर सेट करेगा। और अगर मैं मानता हूँ हनुमान जी बीजेपी में नहीं जाते, हो सकता था उनकी राजनीति यहीं सिमट के रह जाती या खत्म हो जाती। वो अपने आप को जो ऊपर की तरफ उठा के लेके जा रहे हैं, वो उनकी अपनी खुद की सोच है, खुद की राजनीति, यानी कि वो अपने आप को एक अच्छे लेवल पे चमकाते जा रहे हैं। आपने जो काम किया वो समाज सेवा के लिए किया है, ना कि किसी पार्टी विशेष के लिए? जी बिल्कुल नहीं, पार्टियों से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो क्या हनुमान बेनीवाल अब आपको बुलाए तो आप आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए, वो एक कार्यक्रम या प्रोग्राम देखा जाता है। अगर कोई राजनीतिक प्रोग्राम होगा तो उन्होंने मैं बुलाया भी हूँ और मैं गया भी नहीं हूँ। अगर कोई सामाजिक प्रोग्राम होगा, सामाजिक मदद की जरूरत होगी, तो मैं आगे भी आऊंगा। डोली लूटपाट कांड में आपने जो कुछ काम किया था, वो किस रहस्यमयी कहानी बता सकते हैं या फिर इसको जात पात ले सकते हैं? इसमें आपकी क्या भूमिका थी? इसमें ये जो कांड हुआ था, डोली लूट कांड, ये सीकर के अंदर हुआ था। अगर मैं आपको बता दूं, उस समय दो जातियां, जिनको जातिगत तरीके से आपस में लड़वाया जा रहा था, जाट प्लस राजपूत, वहां पे दोनों को आपस में एक ऐसे तरीके से लड़ाया जा रहा था। उस समय अगर आपको याद नहीं हो तो सर मैं याद दिला दूं, उस समय भी हमारे सिर पे चुनाव खड़ा था, जिसके कारण ये माहौल बनाया जा रहा था। लेकिन वहां पे जाके पुलिस प्रशासन ने हमारा मान सम्मान रखते हुए जो भी 6 मांगे थी, वो मांगे मान ली थी। वो मांगे मानकर और उस मैटर को वहां से जाट राजपूत न होते हुए एक भाईचारे में बदल के उस मामले को एक अच्छे तरीके से निपटाया गया था। लेकिन लास्ट में तो जात पात के तौर पे आ गया था ये। वो सर
जब जो कोई भी कांड खत्म होता है या खत्म होने से पहले तुल पकड़ता है, जो कुछ वाहियात इंसान होते हैं वो उस चीज को हर समय बढ़ावा देकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। तो हर्ष जी, कहीं न कहीं ये मान के चले कि आप राजनीति में आना चाह रहे हैं, समाज के साथ साथ मतलब राजनीति में आना चाह रहे हो? अपना राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हर नेता यही तो कहता आया है। देखिए सर, अगर मैं आपको बता दूं, मेरे पंख इतने बड़े तो हैं नहीं कि मैं पूरे भारत में राजनीति कर लूं। अगर मेरे को राजनीति करनी होती, जो मेरा घर है, जो मेरा क्षेत्र लगता है विधायक का है, विधानसभा का, मैं अपने वहां पे मेहनत करता और इससे भी ज्यादा करता, हो सकता था अब तक कुछ न कुछ बढ़ता, नहीं तो टिकट पक्की मिल जाती। राजस्थान से मैं कौन सा चुनाव लड़ लूंगा, मैं यहाँ समाज सेवा के नाम का आता हूँ। हर्ष जी, अलवर रेस्टोरेंट हुआ था, उसमें भी आपकी अच्छी भूमिका रही है और शायद आप कहीं न कहीं उसमें कामयाब भी हुए हैं, तो इसके लिए आपने ऐसा कौन सा ठोस कदम उठाया? देखिए, बहन बेटियां सबकी एक समान है, लेकिन आज के टाइम अगर मैं बात करूं एक बलात्कार की, जो सबसे बुरी बीमारी है, सबसे दुख की बात यह है तब हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो जाता है या उनकी इज्जत तार-तार हो जाती है। उसके बाद हम इन चीजों को याद करते हैं कि कोई ना कोई कानून पास हो। अभी भी सर लेटेस्ट आपके बीकानेर में अभी कांड हुआ है, रेप कांड, उस लड़की की भी जान चली गई, एक सुंदर सुशील कन्या को ऐसे मार दिया जाता है। ये चीजें देखते हुए दिल को झकझोर देती हैं ये घटनाएं। इन चीजों को उठाते हुए आदमी काफी भावुक हो रखे थे उस समय, और वे सभी आदमी यहाँ पे इकट्ठे हुए, करीब जनसंख्या जयपुर में 10,000 से 12,000 थी, जिसके कारण ये ठोस कदम उठाया गया और प्रशासन ने भी सबका मान सम्मान रखते हुए जल्द से जल्द उनको पकड़ के अंदर डाल दिया गया। इसका नतीजा क्या निकला? क्या रेप कांड बंद हो जाएंगे? सर, अगर कोई ना कोई सरकार ठोस कदम उठाएगी, हो सकता है बंद हो सकती है। सरकार से आप क्या उम्मीद चाहते हैं? सरकार से हम ये उम्मीद चाहते हैं, अभी पॉक्सो कानून लागू हुआ है जी, जो पॉक्सो कानून लागू हुआ है उसमें सबसे बड़ा जो काम होता है, जो कदम होता है वो यही होता है, 14 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ अगर ऐसी कोई भी घटना घटती है उसको तुरंत फांसी दी जाए। लेकिन उससे दूसरी एक जो दुख की बात है वो ये है, अभी तक किसी को फांसी नहीं दी गई है। अगर 10 से 15 बलात्कारियों को हम ऑन रोड बीच चौराहे पे फांसी तोड़ेंगे तो मैं 100% कह सकता हूँ उसी दिन से रेप होने की जनसंख्या वो 99% कम हो जाएगी। तो इसके लिए आपने भारत सरकार को कभी लेटर दिया है? करीब 20 बार दिल्ली जंतर मंतर पे धरने करते हुए। तो उसका क्या असर हुआ? उसका असर ये हुआ, पॉक्सो कानून जो अभी पास हुआ था तब हम लगातार कंटिन्यू धरने दे रहे थे और पीएम को लगातार हम लेटर दे रहे थे। हो सकता हमारी सुनवाई लगा लो या खुद पीएम की खुद की कामयाबी लगा लो, लेकिन रिजल्ट जो भी है वो अच्छा हुआ। सोशल मीडिया पे आपके फैन फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, इसके पीछे क्या बात है? देखिए सर, 5 से 6 साल गांव गली घूम के लोगों के बीच में रह के, धरातल पे रह के बहुत ज्यादा मेहनत करी है। उससे अलग अगर 1 साल की बात करें तो जंतर मंतर पे भी 52 बार धरना दे चुके हैं। उससे अलग भी करीब 300 से 400 परिवार की घर जाके गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता कर चुके हैं। तो इसीलिए जो लोगों का प्यार प्रेम आपके राजस्थान का, हरियाणा का, यूपी का, दिल्ली का, वो लगातार सर्च करते हैं, वीडियो देखते हैं, उनको काम पसंद आता है तो वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए आप कह सकते हो कि फैन फॉलोइंग ज्यादा है। हर्ष जी, आपके माध्यम से हमारे चैनल को और व्यूअर को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक यही बात कहना चाहूँगा, मेरे साथ जो बैठे हुए हैं ये एक पत्रकार से ज्यादा मेरे बड़े भाई हैं और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे पत्रकार आगे आएंगे ना, वो दुनिया की सच्चाई सबके सामने निकाल के लाएंगे। ये वो पत्रकार हैं जिनको हम लोगों ने आगे बढ़ाना जरूरी है। और एक राजस्थान के मेरे बड़े भाई को आप लोगों ने अरश्य कारागा जितना भाईचारा ये दिखाना, हमारा प्यार प्रेम क्या है। सबसे ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमारी वीडियो के होने चाहिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।